नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली आरपीएफ जो कांस्टेबल के पेपर हुआ था 2019 में जो पेपर हुए थे उनके जीके के 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं डेली। आज हम करेंगे 19 जनवरी 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, देख लेते हैं भाई साहब अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ट्राई। सबसे पहले तो आपको ट्राई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर मैं बात करूं ट्राई की, तो ट्राई का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एवं स्वायत्त नियम प्राधिकरण का, ठीक है, इसका गठन 20 फरवरी 1997 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आपने दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपकी आ जाएगी ट्राई की फुल फॉर्म, हिंदी वाले हिंदी में याद रख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद रख लो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरी चीज भाई साहब, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तीसरी चीज है इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1997 में। कब हुआ था? 1997 में। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन कहता है, जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं। सिंपल भाषा में बोलते हैं कि किसी पैसे को, किसी धन को, अगर हम कोई जमीन खरीद रहे हैं या कोई घर खरीद रहे हैं या मशीन या कोई भी ऐसी संपत्ति खरीद रहे हैं और उस पैसे को हम क्या कहेंगे, उस खर्च को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम निवेश। क्या कहेंगे बच्चों? निवेश कहेंगे। निवेश या विनियोग, दोनों नाम याद रखना, या तो निवेश या विनियोग का सामान्य आशय ऐसे व्ययों से है जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए या भविष्य में आय के सर्जन में योगदान करे। भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसे स्थायी संपत्तियों को क्रय करना निवेश प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इनके विक्रय से भविष्य में कुछ अधिक आय अर्जित किया जा सकता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो आपका जो भारतीय ध्वज है वो हमारा संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। जो प्रियम्बल है उसको संविधान की क्या कहा जाता है? सोल कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एकता, अखंडता भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भाग है। भारतीय ध्वज को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सूत्र 1, जो सूत्र 1 है में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफेद ध्वज किसे अंकित करता है? जो सूत्र 1 है, मतलब जो कार रेसिंग होती है ना, उसमें अलग अलग ध्वज दिखाए जाते हैं, तो वो किस चीज का प्रतीक करते हैं देख लेते हैं एक बार। देखो, जो सफेद ध्वज होता है वो क्या करता है? ट्रैक पर धीमी गति से वाहन चलने का संकेत देता है, और पीला ध्वज ट्रैक पर खतरे का संकेत देता है। सफेद पीला दो ध्वज आपने देख लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जो जबलपुर शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं बात करूं जबलपुर शहर की, तो वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित जबलपुर नगर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। यह पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आखिरी वाली की, इस नदी को क्या जाना जाता है? मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन है? तो प्रश्नकाल के समय कौन थे? मेनका संजय गांधी थे। ठीक है, उस टाइम पे कौन थी? मेनका संजय गांधी।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। अगर आपसे पूछा जाए भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट सभी को पता है कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछे जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछे गए हैं तो वो हो जाएंगे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में 13 मई 1967 को कार्यभार ग्रहण किया। यह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1967 से लेकर 1969 तक था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सेवा समिति के संस्थापक कौन है। अगर मैं बात करूं सेवा समिति की तो उसके संस्थापक हैं हृदयनाथ कुंजरू। कौन है? हृदयनाथ कुंजरू। पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य के साथ साथ संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था, जबकि ज्योतिबाराव फुल्ले ने वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्थान की गठन किया था। इससे ये भी पता लग गया आपको कि जो सत्यशोधक समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? जो ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी? वर्ष 1873 में की थी। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा देश है आपका? थाईलैंड जो है वो प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकीय डेबाटोस FAO-STAT 2019 के अनुसार थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश है। इसके बाद इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत और चीन का स्थान है। भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जो माइकल जॉर्डन है वो किस खेल से संबंधित है। माइकल जॉर्डन आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल कहाँ खेला जाता है? कोर्ट पे खेला जाता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, माइकल जॉर्डन का जन्म हमें नहीं याद रखना, बस इतना याद रखो वह एक बास्केटबॉल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। उनको एयर जॉर्डन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। जो आपकी अगस्टा मास्टर ट्रॉफी है वो गोल्फ से संबंधित है। अगस्टा मास्टर ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ से संबंधित अन्य ट्रॉफियां कनाडा कप, कोलंबो कप, राइडर कप, अजनहारबाई कप और वोकर कप हैं। आपने इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है। तो खासी किसी की राज्य नहीं है। गुजराती गुजरात की, उड़िया उड़ीसा की, पंजाबी पंजाब की। पंजाबी पंजाब राज्य, गुजराती गुजरात राज्य, उड़ीसा उड़ीसी राज्य की राजभाषा है। खासी क्या है? खासी भाषाओं का मोन खमेर परिवार नहीं याद रखना। ठीक है, आपने बस यही याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अरुणाचल प्रदेश की जो अरुणाचल प्रदेश है उसका राजधानी शहर कौन सा है। सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी सीमा म्यांमार, चीन, भूटान से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तवांग अरुणाचल प्रदेश का शहर है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। इस मठ का निर्माण मेराक लामा लेड्रो गतोसो ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद है G2E का क्या तात्पर्य है। G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। ठीक है, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जो बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है। जो बौद्ध प्रतीक जो धर्मचक्र है वो प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध का मृगदाव वन जो सारनाथ है में 5 भिक्षुओं को दिया गया प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में निर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है फॉस्फोरस के लिए प्रतीक क्या है। सभी को पता है फॉस्फोरस का सिंबल है P। ठीक है, फॉस्फोरस का प्रतीक P होता है। इसका परमाणु क्रमांक 15 है। फॉस्फोरस जो है वो ग्रीक शब्द फॉस्फोरेस से अपनाया गया है जिसका अर्थ है प्रकाश लाने वाला। बस आपने इतना ही याद रखना है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है। तो सभी को पता है जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है घनत्व की एसआई इकाई क्या है। घनत्व की एसआई इकाई है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। सभी को पता है 1556 में हुआ था। पहला युद्ध 1526, 1556, उसके बाद आ जाएगा 1761। अब देख लेते हैं पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो फर्स्ट वॉर हुआ था वो कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। आपने याद रखना है 1526, 56, 17, 61। ठीक है, नंबर की तरह याद रख लो, 1526, 1556 और 1761। अब जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर की सेना एवं हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र हेमू के बीच हुआ था। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 को, जो कि अहमद शाह अब्दाली और भाऊ के बीच हुआ था। पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है। पीपीएफ का पूर्ण रूप है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, और ईपीएफ एम्प्लॉय पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ का पूर्ण रूप पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अथवा लोक भविष्य निधि भारत में बचत एवं कर बचत करने के लिए प्रयुक्त एक जमा योजना है। यह सेवानिवृत्ति के समय धन प्राप्ति का एक साधन है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जो संसद सदस्य हैं वो राधेश्याम बिस्वास किस राज्य से हैं। तो संसद सदस्य राधेश्याम बिस्वास आपके आसाम राज्य से हैं। ठीक है, उसके बाद है गोवा का लोक नृत्य क्या है। सभी को पता है मांडो। मांडो कहाँ का लोक नृत्य है बच्चों, मांडो आपका गोवा का लोक नृत्य है। मांडो नृत्य गोवा का लोक नृत्य है जो गोवा के कैथोलिकों के बीच विकसित हुआ। यह लोक नृत्य स्थानीय गोवा व पश्चिमी संगीत परंपराओं के मिलन बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। गोवा के अन्य लोक नृत्यों में फुगड़ी, धनगर और देखनी है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब हमारा संविधान बना था तो कितनी अनुसूचियां थी। जब हमारी 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल हैं। एक तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रथम अनुसूची की, तो भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य व संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भारत के संविधान में वर्तमान में समग्र 12 अनुसूचियां हैं। जब भारत का संविधान बना था उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो कांच है, जो साबुन है, जो कागज उद्योग है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, NaCO3 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कठोर जल को मृद्र करने के लिए किया जाता है। साफ सफाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कांच, साबुन और कागज उद्योग में सोडियम कार्बोनेट का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन कहता है जो हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका कर्नाटका राज्य में स्थित है। हम्पी के स्मारक चिन्हों का समूह कर्नाटका के पूर्वी हिस्से तुंगभद्रा नदी में के तट पर स्थित है। हम्पी वर्ष 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। हम्पी में दुनिया के सबसे बेहतरीन और विशालकाय मंदिर बने थे जो अब खंडहर में बदल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है।
तो कौन सा नहीं है? त्रिपुरा नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा तो एक राज्य है। चंडीगढ़ भी है, पुडुचेरी भी है, दादर और नगर हवेली भी है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से आपका दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बल्कि त्रिपुरा भारत का एक राज्य है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है MgOH होल ट्वाइस। का सूत्र क्या है? यही पूछा गया था, MgOH होल ट्वाइस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? जो बर्फ होती है उसका अपवर्तक सूचकांक होता है 1.31। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जो रोशनी है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो सापेक्ष माध्यम के अपवर्तक सूचकांक को सापेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कहा जाता है। बर्फ का है 1.31, जल का है 1.33, अल्कोहल का 1.36 और सिंध्या नमक का है 1.54। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बच्चों कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय वृक्ष की, तो वट वृक्ष जो है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़ है। इसका वनस्पतिक नाम फिबस बेंगालेसिस। भारत का राजचिन्ह अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत का राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पुष्प कमल और राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो श्री फिरोज शाह मेहता, उन्होंने समाचार पत्र आरंभ किया था, प्रारंभ बॉम्बे क्रॉनिकल। ठीक है, कौन सा किया था? वर्ष 1910 में फिरोज शाह मेहता ने द बॉम्बे क्रॉनिकल साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। यह अंग्रेजी भाषा में निकलता था। दातव्य है कि फिरोज शाह मेहता 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बात की गई है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? अगर मैं बात करूं मार्टिन लूथर की, तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। वेदों की ओर लौटो इनका नारा था। गो बैक टू वेदास इन्होंने प्रमुख नारा दिया था। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। इनके विचारों का संकलन इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है, जिसकी रचना इन्होंने हिंदी भाषा में की थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है जो प्रकाश किरण है के रंगीन घटक के बैंड को इसका डैश कहते हैं, इसका स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है। तो इस माध्यम से प्रांत रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसका मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसका स्पेक्ट्रम कहते हैं, जैसे इंद्रधनुष सूर्य से निकलने वाले रंग। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम। देखो सभी के बता देते हैं। सबसे पहले आएगा विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन B1 थाइमाइन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, ई टोकोफेरोल और के क्या हो जाएगा? फ्लाइकोक्लिवोनिन। देखो इसकी एक ट्रिक भी बता रखी है मैंने अपने चैनल पे। क्या होता है? रेस टू फाइट। क्या होता है बच्चों? रेस टू फाइट। विटामिन ए से हो जाएगा आपका रेटिनोल। ठीक है, सी से हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड, 2 से हो जाएगा आपका टोकोफेरोल और 5 से हो जाएगा फाइटलोक्विनोन। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है? जो आपका भोरमदेव मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है बच्चों? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के चोरा गांव में है। इसका निर्माण नागर शैली में नागवंश के राजा
रामचंद्र ने 7वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है? इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है बच्चों, ओदांतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? अगर मैं बात करूं ओदांतपुरी विश्वविद्यालय की, तो वो आपका किस राज्य में स्थित है? वो आपका बिहार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। ओदांतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में स्थित एक प्राचीन विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में पाल नरेश गोपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? जो पाल नरेश थे गोपाल, उन्होंने करवाया था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, जापान की राजधानी क्या है? तो सभी को पता है जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, जापान। अगर मैं जापान की बात करूं तो राजधानी है टोक्यो। मुद्रा की बात करूं तो मुद्रा है येन। अगर हम मिस्र की बात करें तो राजधानी है काहिरा और मिस्र पाउंड उसकी मुद्रा है। चाइना की बात करूं तो बीजिंग चाइना, युवान उसकी मुद्रा है। और अर्मेनिया की बात करूं तो येरेवान और AMD या द्राम उसकी मुद्रा है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, DY पाटिल, जो DY पाटिल स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है? तो वो आपका मुंबई में स्थित है। DY पाटिल स्टेडियम, जिसे DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम भी कहा जाता है, यह महाराष्ट्र की नवी मुंबई के नेरलू में DY पाटिल परिसर में एक क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम है। आपसे पूछ सकता है कि ये किस चीज का स्टेडियम है? क्रिकेट और फुटबॉल का स्टेडियम है। उसके बाद आता है, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखो, मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं आपका मरकटक विज्ञान, आर्कनोलॉजी। ठीक है, पुष्प विज्ञान, फूलों का अध्ययन, कृषि विज्ञान, फसलों को उगाने का अध्ययन, और प्राणी आचार विज्ञान, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। उसके बाद है USA, यूनाइटेड किंगडम। अब देख लेते हैं यूके जो है वो हमारा यूनाइटेड किंगडम है, उसकी राजधानी है लंदन और मुद्रा है पौंड स्टर्लिंग। कुवैत की बात करूं तो कुवैत सिटी राजधानी है दिनार, उसकी मुद्रा है USA। संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन DC, डॉलर उसकी मुद्रा है। और मलेशिया की बात करूं तो कुआलालंपुर और रिंगिट उसकी मुद्रा का नाम है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी को झील की क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। देखो, रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की जो पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को लैगून कहते हैं, जैसे चिल्का झील। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। जो कुत्ता होता है, कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 39 जोड़े होती है। देखो, मानव 2-3 मानव मतलब 23 जोड़े, 3 9 कुत्ते मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो 3 9 कुत्ते मतलब 39, घोड़ा हो जाएगा 32 और कबूतर हो जाएगा 40। ऐसे याद रख लो, 23 मानव, 39 कुत्ते, 32 घोड़े और 40 कबूतर। ठीक है, ऐसे याद रख लो। क्या याद रखोगे? 23 मानव, 39 कुत्ते, 32 घोड़े और 40 कबूतर। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। देखो, मंगल पांडे था, मंगल ने युद्ध किया था, तो मंगल ग्रह से आ जाएगा आपका युद्ध का रोमन देवता। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का नाम रोमन देवताओं के राजा के लिए रखा गया था, जबकि मंगल ग्रह के लाल रंग ने रोमन को उसके युद्ध के देवता के नाम पर रखा था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। बिजनेस कौन संभालते हैं? लाला जी, मतलब मुंशी जो है वो बिजनेस संभालेगा। ठीक है, मौलिक अधिकार प्रांतीय संविधान और समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संघ और राज्य समिति ये आ जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो रूपकुंड झील हमारी उत्तराखंड में स्थित है। रूपकुंड झील, कंकाल झील भी कहते हैं, भारत के उत्तराखंड राज्य के चमेली जिले में स्थित एक हिम झील है। इसे भारत की रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? ITTF हो जाता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है एमपी मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य है? तो कौन सा बाघ है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और इसे वर्ष 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है? तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो कौन है? भरत अरुण है। प्रश्नकाल के समय भरत अरुण भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच थे और वर्तमान में कौन है? महाम्ब्रे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है दिहांग दिव्यांग जैव मंडल कहाँ स्थित है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन कहता है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। 2015 में क्या कर दिया गया था? इसको हटा के नीति आयोग ले आए थे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 1992 से 1997 तक थी। इस योजना को राव मनमोहन मॉडल के रूप में जाना जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना था जो तकनीकी विकास पर आधारित था, जिससे देश में आर्थिक विकास में वृद्धि लाना था। यह योजना 6.8% वार्षिक दर की वृद्धि में सफल रही थी। ठीक है, आज की हमारी शिफ्ट हुई कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।